चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैस लॉ स्टार्ट किया था, जिसमें बॉयल्स लॉ हो चुका था। और आपको एक बार याद दिला दूं मैं, बॉयल्स लॉ जो है ये हमको रिलेशन बताता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का, जिसमें अपने को जो इक्वेशन मिली थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिसको हम क्या कहते थे, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाली है इक्वेशन, इसको याद रखिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन इन्होंने बता दिया और यहां पर टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट, ये भी आपको याद होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो बोलते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम होता है, ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे ना, वॉल्यूम बढ़ाओ प्रेशर कम होता है। ये रिलेशन बताया बॉयल्स ने। उसके बाद दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, जिसमें से एक है चार्ल्स और दूसरा है गैलुसैक। ये दोनों ने वर्क किया, जिसमें से इस इक्वेशन से जो हमको मिलेगा वो चार्ल्स इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि मेन वर्क उसका था यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड। मतलब वो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि देखा कि हम जो गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं तो क्या देखा जाता है कि सुबह के टाइम में वो जो टायर है वो उतना ज़्यादा एक्सपांडेड नहीं होता है, थोड़ा सा कंप्रेस होता है। और दोपहर के टाइम में या रनिंग के दौरान स्पीड जब बढ़ती है तो वो क्या होता है, फैल जाता है। और आपको पता है जो हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं जो रेसिंग में यूज़ किए जाते हैं, फार्मूला 1 जो रेसिंग कार होता है ना, आपको पता है ना, तो उसके लिए जो टायर्स है वो स्पेशल टायर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जब स्पीड से वो गाड़ियां चलती है ना तो फ्रिक्शन से हीट तैयार होती है वहां पर, टेम्परेचर, जिससे टायर फट जाता है। तो वो ऐसे मटेरियल के टायर बनाते हैं जिसमें इलास्टिक नेचर, मतलब एक्सपांशन होता है, वो फटते नहीं है। स्पीड बढ़ने के बाद आप देखेंगे गौर से, जब वो तेजी से गाड़ियां चलती हैं तो टायर का जो साइज है वो ऐसा बढ़ जाता है, आप देखेंगे। तो वो क्या होता है, टेम्परेचर से उसका रिलेशन है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस एक्सपांड होती है, ये बात हम भी जानते हैं। क्या जानते हैं आप लोग? डेफिनेटली हम बेसिक से पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं, गैस को स्पेशली, तो मॉलिक्यूल्स तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो पहले ही दूर है, लेकिन हीटिंग की वजह से ये हीट एनर्जी जाकर क्या में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन और दूर जाते हैं, एक्सपांशन होता है गैस के अंदर। तो ये रिलेशन बताए हैं चार्ल्स और गैलुसैक ने, जिसमें से यहाँ पर हम चार्ल्स इक्वेशन देखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इजाफा करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो जो गैस होती है एट कांस्टेंट, क्या कहेंगे हम उसको, उसका जो यहाँ पर मिक्सचर जो हम, या कोई गैस जो हम ले रहे हैं, जो उसका मास है वो तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने वाला है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है 1/273.15 इंक्रीज होता है वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम इंक्रीज होता है गैस का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया जो रिलेशन बताएगा। वो फॉर्मूला क्या था कि अगर हम VT टेम्परेचर पर देखते हैं तो हमको मिलता है V0, मतलब इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। जितना टेम्परेचर पे हमको चेक करना है वो रहेगा VT, और ये क्या रहेगा, इनिशियल जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, प्लस 1/273.15 इंटू V0। ये इक्वेशन उन्होंने तैयार की जो रिलेशन बताती है अपने को इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ में। ओके, ये T है, सॉरी, जो भी T रहेगा टेम्परेचर वहां पर रहेगा। ओके, तो यहां पर इसको उन्होंने मैथमेटिकली सॉल्व किया। VT इज इक्वल टू V0 को कॉमन ले लिया, V0, और यहां पर लिया 1 प्लस T अपॉन 273.15। ओके, फिर इसको उन्होंने सॉल्व किया तो ये बनता है VT इज इक्वल टू V0
273.15 प्लस टी अपॉन 273.15। अब जिनका मैथमेटिक्स है वो समझ जाएंगे कैसे उसको डिराइव करना है, जिसका नहीं है तो सिंपल 3-4 स्टेप है लर्न कर लेने का उसको डायरेक्ट, क्योंकि अपने को ये यूज में नहीं है, यूज में जो है वो आगे आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि यहां पर ये जो ऊपर वैल्यू आई है 273.15 प्लस टी, ये अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर देता है, टेम्परेचर एट टी, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर एट टी मतलब जो भी टेम्परेचर वहां पर रहेगा। और 273.15 का मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर T0, जिसको हम कैसे पढ़ते थे पहले, हम बोलते थे कि अगर हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो वो होता है 273.15 केल्विन। पता है ना आपको? अगर आपने वो टेम्परेचर दिया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273.15 में क्या करो, 1 मिला दो तो आंसर आ जाएगा 274.15 केल्विन। मतलब 1 डिग्री का मतलब इतना होता है, मतलब जितना अपने को केल्विन में चाहिए उसमें आप ऐड करते जाइए 111। और अगर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में आना है तो -273.15। शॉर्ट में 273 भी लिया जाता है 1.15 को छोड़कर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लेकिन डायरेक्ट लिया तो ऐसा होता है। तो बस इसी रिलेशन को चार्ल्स ने क्या बोला कि 273.15 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये इक्वेशन पूरा लेना पड़ेगा केल्विन के लिए। तो उसके लिए वहां पर जो है टेम्परेचर होता है टीटी, तो वो बोलते हैं VT इज इक्वल टू V0, ऊपर आएगा यहाँ पर VT, एंड दिस इज द टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में ये कितना होता है 0, तो उसको लिया उसने V0 इनिशियल, मतलब ठीक है इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। VT को भेज दिया, VT मतलब इसको उसने क्या लिया TT, जो उसका सिंबल है यहाँ पर, और इसको क्या लिया T0। समझा गया आपको? यह टेम्परेचर इनिशियल था 0 और ये था आफ्टर T। TT को नीचे भेज दिया तो बन जाएगा VT अपॉन TT, V0 को उधर ही रखते हैं हम, और ये T0। उसने कहा कि अगर ये रिलेशन है कि इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर, ओके, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर T पर टेम्परेचर मतलब केल्विन में, समझा आपको? तो उसने कहा कि हम यहां पर वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमने इसको 1 लिया तो क्या होगा, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, V0 को भेज सकते हैं इधर, तो क्या बन जाएगा VT अपॉन V0, और इधर क्या रहेगा TT अपॉन T0, सेम जो फैक्टर से एक साथ ले लिया हमने इसको। तो अब हम ऐसे बता सकते हैं कि टेम्परेचर T0 पर वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T पर वॉल्यूम T, समझा आपको? तो उसने कहा कि हम इसकी जगह पर हम ये वेरिएबल है चेंज हो रहे हैं टेम्परेचर के साथ साथ, तो कहा कि हम यहाँ V1 और V2 भी ले सकते हैं। तो उसने इसको लिया यहाँ पर V2 अपॉन V1, T2 अपॉन T1, सॉरी क्या अगर T0 पर V0 रहता है तो T1 पे क्या रहेगा V1, TT पर VT रहता है तो T2 पे क्या रहेगा V2। समझा आपको? बस ये रिलेशन कहलाता है चार्ल्स इक्वेशन। अब ये रिलेशन क्या बता रहा अपने को, अगर हमको इसको इक्वल टू की साइन से बाहर लेकर आने का है तो हम क्या लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन ये डिवीजन में तो कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी ना उसके साथ में। मैं उल्टा जाकर बताता हूं आपको तो समझ में आएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे अगर दो अलग अलग कंडीशंस में हम ले रहे हैं, तो अगर V1 रहा, अगर इसको पहले इसके लिए लेकर आते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, क्योंकि अपने को एक कांस्टेंट यूज करना है हर इक्वेशन का। तो इधर जो कांस्टेंट हमने यूज किया था आपको याद है क्या? इक्वेशन बनाया था हमने, एक कांस्टेंट बना था K1, तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लेते हैं अपन K2, क्योंकि अभी और आएगा गैल्यूसेक इक्वेशन, उसमें K3,
फिर एवोगैड्रो आएगा, उसमें K4, अलग अलग, ताकि अपने को पता चले कि कौन सा कहाँ यूज हो रहा है। फिर इन चारों को मिलाकर अपन एक नई इक्वेशन बनाने वाले हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको काम में आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये V इज इक्वल टू K2T, अगर V1 रहा तो आप क्या बोलेंगे K2T1, अगर V2 रहा तो आप बोलेंगे K2T2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है K2 की। ओके, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को क्या करने का है, डिवाइड करना है, किससे, इक्वेशन 1 से। तो K2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, कैंसल, समझा। तो ये इक्वेशन ऐसी बनी। इसका मतलब ये है कि ये चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये है इसका रिलेशन। ओके, चलिए, फिर उसने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया कि अगर हम ग्राफ तैयार करते हैं, ओके, किसका, टेम्परेचर का, यहां फॉर एग्जांपल 0 है, आगे 100, 200, -100, -200 और आगे जाएंगे -300। ओके, 0 को यहां पर बीच में लिया है। टेम्परेचर किसके साथ रिलेशन है, वॉल्यूम। तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ता है, तो उन्होंने यहां पर कहा कि जो -273 है, -273, ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, इसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपांशन होते जा रहा है। तो उसके उल्टा अगर टेम्परेचर कम किया जाए तो वॉल्यूम कम होता है, जिसको हम बोलते हैं कंडेंस हो रहा है। तो गैस पहले बनता है लिक्विड, और लिक्विड को और किया जाए तो सॉलिड, जैसे आइस बन रहा है, बराबर है कि नहीं है। तो 0 पर आइस तो सॉलिड हो गया ना, लेकिन वो बोलता है कि इमेजिनरी, अगर हम -1, -2, -3 इस तरह जाएंगे -273 तक, तो इमेजिनरी वो कंसिडर करते वॉल्यूम इज 0। ये रिलेशन से क्या बोलते हो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता ना कि वॉल्यूम 0 हो सकता क्या, तो बोलते हो ये इमेजिनरी है। और उस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। -273 इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक इमेजिनरी टेम्परेचर है कि वॉल्यूम वहां पर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो यहां पर से उन्होंने उसको स्टार्ट किया ये इमेजिनरी टेम्परेचर से, और बताया कि इस तरह से हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम है, मतलब क्या चीज कांस्टेंट है, प्रेशर। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, अलग अलग प्रेशर के लिए, P1, P2, P3, समझा आपको। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होना, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये ऐसे जाएगा, अगर आपने प्रेशर चेंज किया तो लाइन इधर के बजाय इधर मिलेंगी। अरे बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये यहां पर अपने को मिलता है इस तरह से ये रिलेशन। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे मिलता है, तो ऐसे जो आइसोथर्म्स जो अपने को मिलते हैं, रिलेशन जो मिलते हैं, इनको बोला जाता है आइसोबार। क्या बोलते हैं इनको, आइसोबार मींस एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबार मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। और पहला वाला जो था अपना कौन था, अरे बोलो ना, अरे बॉयल्स लॉ याद है क्या आपको, उसका ग्राफ याद है आपको। तो हमने 2 ग्राफ बनाए थे, एक था प्रेशर वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन में, और दूसरा ग्राफ क्या था, 1/v के साथ लिया था। यहां कौन था, 1/v, और इधर कौन था, प्रेशर। लाइन किधर गई थी, ये डायरेक्ट बनेगा, हाँ ऊपर गया था ना। क्या आपको याद है, ये क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, याद है आपको। तो इनको कहा जाता है आइसोथर्म।
आइसोथर्म, एट आइसो मतलब सेम, थर्म आया थर्मो से मतलब हीट, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कुछ होता है मतलब ये एक लाइन एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, दूसरी लाइन दूसरे टेम्परेचर के लिए, तीसरी लाइन तीसरे टेम्परेचर के लिए, मतलब हम बोल रहे हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तो 1/v की वैल्यू प्रेशर के साथ अपने को ऐसे मिलेगी। सेम यहां पर अब क्या बोल रहे हैं हम, प्रेशर कांस्टेंट है, सिलेंडर है, ध्यान से देखो, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर में गैस है, प्रेशर ऊपर जो है क्या है, कांस्टेंट। अब हम किसका रिलेशन देख रहे हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब आपने यहां से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो वॉल्यूम भी क्या होगा, यहां पर एक्सपांड। कांस्टेंट प्रेशर डजंट मींस यहां पर ये रुका हुआ है, थमा हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब जो लेबोरेटरी में हम कर रहे हैं वहां का प्रेशर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अरे बोलो ना, समझा आपको? जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ का अगर रूम का प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अपन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझा आपको? तो अपने को बहुत अच्छा रिलेशन मिलेगा टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ में। लेकिन अगर आप हिमालय पे जाकर सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां प्रेशर अलग है, तो यहाँ जो रिजल्ट मिले वहां पर अपने को वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, समझा आपको? क्योंकि वहां प्रेशर डिफरेंट है। तो ये एक, इसको कहते हैं आइसोबार, इसको बोलते हैं आइसोथर्म। तो जो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है वो आइसोबार कहलाते हैं, और जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं उनको बोलते हैं आइसोथर्म। समझा? ये रिलेशन आ गया, नो प्रॉब्लम। इसको पॉज। ओके, चलिए, तो हमने देखा अभी बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये डायरेक्ट रिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर चार्ल्स लॉ हमने देखा यहां पर, उसने क्या बताया अपने को, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब गेल-ल्यूसेक लॉ बोलता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, देखिए हम ये बाहर से जो सप्लाई करते हैं इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, क्यू, क्यू मतलब हीट। और टेम्परेचर की बात जब हम करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होता है, वो टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो हम वैसे थर्मोडायनामिक में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यू जब सप्लाई होता है तो क्यू हीट है, वो अंदर जाने के बाद अंदर के गैस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए थोड़ी एनर्जी देता है। क्यू मतलब हीट है और हीट मतलब एनर्जी है, तो क्या करता हूँ, थोड़ी एनर्जी किसको देता है, गैस मॉलिक्यूल को गर्म होने के लिए, तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा ना। और थोड़ी सी एनर्जी क्या देता हूँ, वो वॉल्यूम को चेंज होने के लिए, यानी ऊपर बढ़ाने के लिए। समझेंगे आपको? अरे बोलो ना। लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, पिस्टन ऊपर नहीं जाता है, बोलो ना, अगर यहां पर हम बोलते हैं कि पिस्टन ऊपर नहीं जाता है मतलब वर्क नहीं हो रहा है, मतलब पिस्टन नहीं सरक रहा मतलब वर्क नहीं हो रहा है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है प्रेशर के साथ साथ में, प्रेशर ऑफ द गैस। ये प्रेशर ऑफ द गैस का रिलेशन है यहां पर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डेफिनेटली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, चेंज तो नहीं होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे आप उतना टेम्परेचर बढ़ने वाला है। समझे आपको? यहाँ पर हम क्यू यानी हीट हम सप्लाई यहाँ पर नहीं कर रहे। कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट टेम्परेचर आपको समझा है क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर समझे ना आपको? इसको आइसोथर्म बोलते हैं, अपना जो थर्मोस है, पता है ना आपको? ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, ये है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कोई एक पिस्टन रखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर पर, नीचे से आप गर्म कर रहे हैं उसको, तो अंदर एनर्जी जा रही है, एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, जितना गर्म करेंगे वॉल्यूम उतना बढ़ते जाएगा। समझा आपको? अब यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, समझा आपको? तो अब यहाँ पर जो कुछ अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हीट सप्लाई किया अंदर, वॉल्यूम तो चेंज होने वाला है नहीं, बोलो ना, वॉल्यूम तो चेंज होने वाला है नहीं। तो अंदर क्या चीज बढ़ने वाली है, टेम्परेचर। क्या बढ़ने वाली है, टेम्परेचर। और जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा ज्यादा।
समझा आपको? आप Q सप्लाई कर रहे हैं और वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया है, रोक दिया है, पिस्टन को लॉक कर दिया है, तो जितना Q अंदर जाएगा पूरा का पूरा टेम्परेचर को चेंज करने में लग जाएगा। अंदर का टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर, ये याद रखिए आप। तो प्रेशर क्या होगा, उतना बढ़ेगा ना। अरे भाई प्रेशर कुकर है, आप खाना पका रहे, पाए गला रहे उसके अंदर, और समझो ऊपर से लगा हुआ है ढक्कन, आप उसको हीट देते जा रहे, तो अंदर क्या हो रहा है, गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। तो यहां पर ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब डेफिनेटली अब इसको कांस्टेंट बनाना है, तो P इज इक्वल टू K, 3 लेना पड़ेगा ना, इसमें 1 लिया था, इसमें 2 लिया, यहां पर 3T। ओके, तो T को नीचे ला सकते हैं, P बाय T इज इक्वल टू K3। और डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पर अगर आपने लिया तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको ले लिया, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K3 फॉर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड के लिए P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K3। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 को। अब इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, इधर से ही ले लेंगे अपन इसको, ये इक्वेशन से ही, ताकि आसानी से याद भी रहे। फॉर ये वाली इक्वेशन P1 इज इक्वल टू K3 T1, P2 इज इक्वल टू K3 T2। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा, P2 अपॉन P1, कांस्टेंट कैंसल, T2 अपॉन T1। ओके ओके ओके, ये वाली इक्वेशन हमने वहां भी यूज किया था, कहां पर, अरे नहीं, बेसिक प्रिंसिपल में, ड्यूमास मेथड में, वॉल्यूम का, याद है ना आपको। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एवोगैड्रो। कौन है, अब आए जनाब एवोगैड्रो साहब, ये 3rd नंबर पे थे, अब कौन है 4th नंबर पे, एवोगैड्रो लॉ। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी केमिस्ट्री के अंदर, एवोगैड्रोस लॉ, बहुत जबरदस्त रिलेशन इसने बताया। क्लियर है ना, ओके, दिख रहा है, ओके चलिए। तो एवोगैड्रो है सिंपल लॉ, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ये बोलता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, at same temperature and pressure volume is depend on number of moles of gas molecules। समझा आपको, ये क्या बोलता है, at same temperature and pressure volume is directly proportional to number of moles of gas। उसने कहा कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273.15, ये थर्मोडायनेमिक में रहेगा, केमिकल काइनेटिक्स में उसको 298 लिया जाता है STP में, वहां जहां चेंज आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहां पर 273 है और प्रेशर होता है 1 बार, 1 बार होता है 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁵ पास्कल, ओके, बार में और पास्कल में, ओके ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 बार एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ही बात है, 1 atm, ओके, यानी 760 mm ऑफ Hg, मर्क्यूरी का 760 mm, तो इसको आप याद रखिए, ये अंदर ये पूरा, ठीक है, ओके। चलिए अब यहां पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में आप कोई भी गैस लो, स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई भी गैस लो, वो बोलता है कि 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है उसने, अलग का सबका कुछ ना कुछ इसके आसपास वैल्यू आता है, 22.4 dm cube,
डीएम क्यूब मतलब लीटर। 22.4 डीएम क्यूब, एक्चुअली किसी का आता है 22, जैसे वाटर का लिए तो 22.7 आता है, 22.7, अलग अलग गैसेस का 22.5, ऐसे सभी गैसेस का उसने निकाला। तो एक एवरेज उन्होंने कहा कि कैलकुलेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू 22.4 लीटर ले लेते हैं। तो कोई भी एनी गैस उसका 1 मोल आप लेंगे तो अपने को वॉल्यूम मिलता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज, ये सारे अपन अब तक पढ़ चुके हैं, समझे आपको। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर आप गैसेस को कंपेयर करेंगे तो सभी का अप्रोक्सीमेट अपने को मिलता है वॉल्यूम 22.4 लीटर, समझा। तो वो बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स एक मोल में सेम होते हैं। अगर मैंने लिया 1 मोल मीथेन तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अगर मैंने नाइट्रोजन गैस लिया तब भी उसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ये एक यूनिट है, जैसे डजन में 12, वैसे 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये फिक्स है। तो यहाँ पर कोई भी 1 मोल आप लेंगे यानी 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 लेंगे तो उसका वॉल्यूम रहने वाला है 22.4 लीटर। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जो एक अप्रोक्सीमेट उसने समझो यहाँ पर निकाला। फिर उसने रिलेशन दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। डेफिनेटली अब इसको हम निकालेंगे सॉल्व करके, तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। V इज इक्वल टू K4, बॉयल्स में 1 लिया ना, इधर 2 लिया, इधर 3 लिया, अब यहाँ पर कितना लेंगे 4। तो V इज इक्वल टू K4 इंटू N। व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो अपन ने बेसिक कंसेप्ट में देखा था। क्या देखा था अपन ने, जैसे अपने को 2 ग्राम कुछ दिया हुआ है, 2 ग्राम, या समझो अपन एक अप्रोक्सीमेट लेते हैं, 7 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है N2। 7 ग्राम नाइट्रोजन आपको दे दिया सिलेंडर में, बोलेगे इसमें 7 ग्राम नाइट्रोजन है सिलेंडर के अंदर, बोलिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो आप लेंगे 7 मास जो दिया हुआ है अपॉन उसका मास कितना है 28, 7/28, जो आंसर आएगा आप बोलेंगे उसका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, समझा। अगर उसने बोल दिया कि 28 ग्राम है तो 28 ग्राम अपॉन 28 उसका मास, आंसर आएगा 1 मोल। 1 मोल है मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.023 इंटू 10 टू, मोल्स निकल गए तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं आप। अहम चीज, मोल्स अपने को पता चले तो हम वॉल्यूम बता सक रहे हैं ना 22.4। अरे भाई अगर ये 1 है तो वॉल्यूम 22.4, 2 है तो वॉल्यूम बढ़ गया, 3 है तो वॉल्यूम और बढ़ गया, हाफ हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया, समझा क्या आपको। तो ये डायरेक्ट रिलेशन में ना, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो उसने बोला कि ये m/m होता है तो हम इसको बना सकते हैं V इज इक्वल टू K4 स्मॉल m, मतलब मास, गिवन मास ग्राम में जो दिया जाएगा, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, समझा। किसी भी गैस का, जैसे अपन नॉर्मली डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर गैस के लिए ये भी रिलेशन बताया कि m/m मतलब ये डेंसिटी को भी बताता है। किसी का मोलर मास जो रहेगा और ऊपर वाले कौन है, वेट जो दिया हुआ है, मास, गिवन मास। अगर गिवन मास ज्यादा है तो उतने वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। जब ज्यादा है तो डेंसिटी क्या रहेंगी, ज्यादा। अरे ज्यादा रहेंगी ना डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो मास बढ़ रहा ना, तो डेंसिटी क्या रहेंगी, ज्यादा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो डेंसिटी क्या रहेंगी, कम, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। अरे समझा क्या आपको, हालांकि वॉल्यूम उसके रिलेशन में, तो ये रिलेशन ये भी बोलता है कि V इज इक्वल टू K4 इंटू D, डेंसिटी के साथ में। ओके, मेन इक्वेशन अपनी ये है, मेन रिलेशन तो ये अपना, ये जो मिल गया अपने को यहाँ पर, ये इसको हमको आइडियल गैस इक्वेशन में यूज करना है। इसको बेसिक जो लर्न कर लेने का आपको, ये और यहां पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये 4 इक्वेशन बनकर 1, 2,
3, ये दोनों आगे नहीं, यहाँ पर सेम है नहीं, हाँ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये मिलकर बनने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसको अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फोटो ले लो उसका।